नमस्कार दोस्तों। समानता का मूल अधिकार कंटिन्यूस चला आ रहा है अपना, और 4-5 लेक्चर उस पर अपने हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि समानता के अधिकार के तहत ये अंतिम सेकंड लास्ट लेक्चर होगा अपना। इसके पश्चात हम आर्टिकल 19 में प्रवेश करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल 17। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 17 है समानता के मूल अधिकार के तहत, उसका थोड़ा सा हम अंदर तक, या हम कह सकते हैं कि गहराई तक इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से इससे सवाल बनने की जो गुंजाइश है वो बहुत अधिक रहती है। मोटे तौर पर सवाल जो बनता है वो एक ही सवाल बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। लेकिन हम इससे भी अधिक इसके जो प्रावधान हैं, कानूनी प्रावधान हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। तो देख पा रहे हैं आज का जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो मैंने पहले से बोर्ड पे लिख के रखा है आपकी सुविधा के लिए। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 17 की जो भाषा है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। अर्थात अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता के लिए हम दूसरा शब्द जो काम में ले सकते हैं वो ले सकते हैं छुआछूत। ज़्यादातर जो शब्द काम में आता है हमारे यहाँ पे, हमारे परिवेश में, वो इसके स्थान पे आता है छुआछूत। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि न तो कहीं संविधान में और न ही किसी कानून में इस शब्द को डिफाइन किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, संविधान में जो इसको लिखा गया है, जहाँ पे जिस स्थान पे, वहाँ पे इस अस्पृश्यता शब्द को इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, कोमाज भी के अंदर लिखा हुआ है। इसको रेखांकित किया गया है, और जो अपने आप में रेखांकित किया गया है ये मेंशन करता है कि ये शब्द अपने आप में अपरिभाषित है। तो अनुच्छेद 17 है ये। मोटे तौर पे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बनता है वो इतना ही बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। हम इसको व्यापक तौर पर विस्तृत रूप से, और हम ये कह सकते हैं कि बहुत गहराई तक इसका डेप्थ में जाके थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक अपने आप में ये देखो, ये 17 जो अनुच्छेद है ये अकेला क्लॉज है इस संविधान के इस भाग में। हम देख चुके हैं कि अनुच्छेद 14 में क्लॉज जुड़े हुए थे, 15 में खंड थे, इसके सब क्लॉज जुड़े हुए थे, 16 में थे, 17 में नहीं है, 18 में है। तो हम देखो, सबसे पहले यद्यपि इस एक्ट में और इस अनुच्छेद में इस शब्द की परिभाषा कहीं मेंशन नहीं है, इसके बावजूद भी हम लोग अस्पृश्यता या छुआछूत की सामान्य परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसकी जो सामान्य परिभाषा होगी वो ये होगी कि जब समाज में किसी समूह को, किसी जाति को, किसी संप्रदाय को, किसी वर्ग को, जब हम उसके कार्य, उसकी जाति, उसकी परंपरा, उसकी रूढ़ियों के आधार पर अछूत समझें, अनटचेबल समझें, या उसके कार्य को निम्न समझें, तो इस तरह का जो भाव है वो छुआछूत का भाव है। अपने आप में ये छुआछूत का भाव है। इस शब्द का जो वास्तविक उत्पत्ति है वो अपने इतिहास में मिलेगी। जब वर्ण व्यवस्था का आरंभ हुआ था भारत में और 4 वर्णों का निर्माण हुआ था, तो इसकी परिभाषा वो अपने आप में ऐतिहासिक है। तो हमें ध्यान देना है कि जब भेदभाव की शुरुआत जो होगी वो इस आधार पे होगी कि इस जाति का कार्य क्या है, इस समूह का कार्य क्या है, इस वर्ग की परंपरा क्या है, इसकी रूढ़ियाँ क्या हैं, या रूढ़ियाँ, मान्यताओं, परंपराओं के आधार पर हम जब किसी व्यक्ति, वर्ग, समूह को के साथ भेदभाव करेंगे तो वो अपने आप में क्या होगी, छुआछूत होगी, अस्पृश्यता होगी। तो इस आर्टिकल की 3-4 बातें हैं वो जो समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से 18 तक की जो चीज़ें हैं उसमें से ये आर्टिकल अपने आप में थोड़ा सा अलग है, हमें समझना है इसको। तो देखो किस तरह से अलग है वो देखते हैं हम लोग। देखिए, अनुच्छेद 17 है, उसकी एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये अपने आप में निरपेक्ष है। निरपेक्ष, अगर मैं बात कर लूँ 17 की, तो इसका पहला मामला है वो बनता है निरपेक्ष। इसमें कोई परंतु नहीं डाला गया है। छुआछूत की समाप्ति कर दी गई है। अब इसमें कोई पैरा नहीं डाला गया है कि ये इन आधारों पे छुआछूत हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, इन परिस्थितियों में हो सकता है, वो व्यक्ति कर सकता है, इन संस्थाओं के द्वारा हो सकता है, सरकार के द्वारा हो सकता है, कुछ भी परंतु नहीं डाला गया है। समूल यानी उन्मूलन का मतलब है बिल्कुल जड़ से नाश कर दिया गया है। अस्पृश्यता को मिटा दिया गया है। संविधान का ये प्रावधान जो अनुच्छेद 17 में वर्णित है साफ साफ लिखा हुआ है। तो एक तो अपने आप में ये आर्टिकल निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है कि कोई विधि, कोई स्थितियाँ ऐसी बनी हो कि वहाँ पे ये बाधित हो जाएगा, नहीं, ये निरपेक्ष रूप से लागू रहेगा। नंबर 2, देखो नंबर 2 इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। कोई व्यक्ति अगर छुआछूत का व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध भी प्राप्त है, और राज्य के विरुद्ध तो निश्चित रूप से प्राप्त है।
व्यक्ति और राज्य के विरुद्ध ये प्राप्त है। यानी कोई व्यक्ति भी इस तरह का छुआछूत वाला व्यवहार नहीं कर सकता और न राज्य अपनी विधियों के माध्यम से, राज्य अपनी संस्थाओं के माध्यम से या किसी और माध्यम से किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा। अब देखो, इसमें परिभाषा कहीं भी दर्ज नहीं, मैं बता चुका हूँ आपको। अनुच्छेद 17 में भी नहीं है और अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए जो सिस्टम बने हुए हैं उसमें भी इसकी परिभाषा कहीं दर्ज नहीं है। तो जब दर्ज नहीं है तो कोई प्रमाणिक इसकी परिभाषा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट हैं देश के, उनके अलग अलग फैसलों में इसकी जो परिभाषाएं हैं वो आती रहती हैं। तो हमें मोटे तौर पर यह समझना है कि मैसूर जो उच्च न्यायालय है, मैसूर उच्च न्यायालय जिसका आजकल नाम है वो कर्नाटक उच्च न्यायालय है, मैसूर उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में ये परिभाषित किया था कि अस्पृश्यता है या अनटचेबिलिटी जो शब्द है, इसकी परिभाषा को कोई अपने को विज्ञान के शब्दकोश के अनुसार नहीं पढ़ना है अस्पृश्यता क्या है, बल्कि हमें इसको ऐतिहासिक वे में समझना है। हमें इतिहास में जाकर इस शब्द की परिभाषा को समझना है। अस्पृश्यता शब्द का असली मतलब वही है जो चिरकाल से, इतिहास काल से चला आ रहा है। तो ये इसकी परिभाषा है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो विभिन्न फैसले हैं इसमें इस परिभाषा को और अधिक गहरा और अधिक व्यापक बनाया गया है। तो परिभाषा दर्ज नहीं है, लेकिन मैसूर हाई कोर्ट का ये जो फैसला है ये अपने आप में एक लैंडमार्क डिसीजन है अस्पृश्यता को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि इसमें इसकी परिभाषा को इतिहास के साथ जोड़ के देखा गया है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक देखो, हम लोगों ने पढ़ा है, अगर मैं बात कर लूँ आपके सामने, इसको छोड़कर हमने पूर्व की कक्षाओं में या कुछ विभिन्न जो अध्याय हैं उनमें पढ़ा होगा, या एक व्यापक जो व्यू लिया था हमने, तो अनुच्छेद 35 है। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 35 की, कि हम बोलते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है जो मूल अधिकारों का भाग 3 है, और हम 12 से चले थे और आज अनुच्छेद 17 तक पहुंच गए हैं। 35 तक हमें बाद में पहुंचना है, लेकिन मोटे तौर पर आज हम अनुच्छेद 17 के साथ 35 की उपबंध को जरूर पढ़ेंगे। आज देखिए, अनुच्छेद 35 जो अंतिम अनुच्छेद है वो ये निर्धारित करता है कि कतिपय जो मूल अधिकार हैं, कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो इनको लागू करने के लिए विधि निर्माण का कार्य है वो संसद करेगी, वो अपने आप लागू नहीं होते। अब अस्पृश्यता का उन्मूलन हो गया है, लेकिन ये लिखने से ये लागू नहीं हुआ है। अस्पृश्यता से छुटकारे के लिए कानून की जरूरत है, विधि की जरूरत है, वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और इसके लिए जो अगर दंडिक विधियां बनानी है, दंड देने के लिए विधियां बनानी है, तो वो कौन बनाएगा? संसद। और ये बेसिकली आपको याद रखना है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जो विधियां बनाने की ताकत है या शक्ति है वो केवल और केवल संसद के पास है, राज्य विधानसभाओं के पास नहीं है। तो इस सेंस में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 35 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो विभिन्न जो मूल अधिकार हैं उनको लागू करने के लिए विधियों का निर्माण करे। और इसी सिलसिले में संसद ने बहुत सारी विधियां बनाई हैं जिनका जिक्र हम करेंगे, और उसके माध्यम से क्या करा गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करने का प्रयास किया गया है, इसके प्रावधानों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, इसके लिए दंड की व्यवस्था इस कानून में की गई है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक एक्ट को, और उस एक्ट का नाम है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। देखो, ये जो एक्ट संसद ने पारित किया था, इसमें मोटे तौर पर अस्पृश्यता को रोकने के लिए विभिन्न वैधानिक उपबंध किए गए थे, विभिन्न प्रकार की इसमें प्रक्रियाओं को अपनाया गया था ताकि इसका समूल नाश हो सके। लेकिन कमोवेश 20 साल तक ये एक्ट देश में काम करता रहा, और 20 से भी अधिक मैं बोल सकता हूँ 21 वर्ष। 1976 में आके इस एक्ट को अमेंड किया गया, संशोधन इसमें किए गए। और संशोधन करने का जो प्रमुख कारण था वो ये भी था कि अस्पृश्यता जैसा जो अपराध था, या ये एक तरह की ये अस्पृश्यता जैसी एक भारतीय समाज की एक बीमारी थी, वो इस अधिनियम से, इस एक्ट से नियंत्रित नहीं हो पा रही थी। तो इस दिशा में संसद ने दूसरा प्रयास किया, और 1976 में इसी एक्ट को, जिसका नाम है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, इसको क्या करा है? अमेंड किया है, उसमें से कुछ संशोधन करे हैं। और संशोधन करने के बाद में उसका नाम हो गया है, वो हो गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। तो देखो, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। और जब मैं बोल रहा हूं कि जब इसका नाम हो गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम,
तो 1976 रहेगा या 1955? हमें ध्यान देना है, निश्चित रूप से 1955 ही आएगा, क्योंकि मूल रूप से कानून कब का बना हुआ है? 1955। अब इसमें संशोधन जो हुआ है वो इसके नामकरण में हुआ है, इस कानून के नाम में हुआ है, और इसके कानून के जो प्रावधान थे उसमें हुआ है। तो अब इसका नाम क्या हो रखा है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, यानी संशोधित कब हुआ है? क्षेत्र में संशोधित। तो मोटे तौर पर ये अधिनियम है जो कार्य करता है, और ये अधिनियम 1976 में संशोधित होने के बाद में 1989 तक अकेला ऐसा अधिनियम था जो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए विधिक उपाय किए हुए था या अपनी विधियों के माध्यम से इसको रोकने का प्रयास कर रहा था। 1989 में क्या हुआ है? 1989 में एक और एक्ट पास हुआ है, और उसका नाम है अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989। ये दो एक्ट हैं, दो संसद की विधियां हैं जिनसे अस्पृश्यता को मिटाने के लिए वैधानिक प्रावधान किए गए हैं इन एक्टों में, इन कानूनों में। तो एक और ये दो हो गए। अब हम ये समझेंगे कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो संसद द्वारा पारित पहली विधि है इस दिशा में, जो क्षेत्रों में संशोधित है, इसमें क्या क्या इस दायरे में माना गया है? मोटे तौर पर क्या माना गया है? तो देखो, एक तो पूजा स्थल पे जाने से रोकना, किसी समुदाय विशेष को, किसी जाति विशेष को, किसी वर्ग समूह विशेष को पूजा स्थल पे जाने पे इस आधार पे रोक देना कि उसकी जाति फला जाति है, या उसका धर्म फला है, या उसकी जाति निम्न है, या छुआछूत वाली जाति है जो समाज में उसको छूना ठीक नहीं समझा जाता, इस आधार पे, या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति को आप बेइज्जत करते हो, या मैं कह सकता हूँ कि आप छुआछूत को किसी भी आधार पे, दार्शनिक धर्म के आधार पे, ऐतिहासिक आधार पे अगर आप उसको जायज़ ठहराते हो तो वो भी क्या अपने आप में छुआछूत का व्यवहार है, उसको भी इस एक्ट में रोकने का प्रयास किया गया, उसको भी छुआछूत का ही रूप माना गया है, और छुआछूत के मामले की श्रेणी में ही वो आता है। या फिर ऐसा कोई मामला हो सकता है जिसमें कोई व्यक्ति है, वो किसी जाति विशेष के व्यक्ति को सेवाएं देने से रोक दे कि भाई आप फला जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं अपनी दुकान से ये सामान आपको मैं नहीं बेचूंगा, या आप फला धर्म के हैं, ये सामान नहीं बेचूंगा मैं। तो इस तरह के जो मामले हैं वो मामले किस में आते हैं? छुआछूत के मामलों में आते हैं। यानी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकना, पूजा स्थल पर जाने से रोक देना, या भाषण के माध्यम से न्यायोचित ठहरा देना कि छुआछूत ठीक है, तो वो भी छुआछूत में आएगा। अगर आप ये कहते हो कि भाई इस तरह का आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इस कानून का जो मूल भाव है इसको समझें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता या छुआछूत का समर्थन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपने भी क्या किया है? छुआछूत का व्यवहार किया है, या छुआछूत के आप समर्थक हैं। तो आप इस कानून के तहत जो भी विधियां, जो भी प्रावधान हैं उसके तहत दंडित होगे। तो ये इसमें ये 1955 वाले कानून में ये प्रावधान किए गए थे। देखो, इस 1955 वाले कानून के जो प्रावधान थे वो चलते आ रहे थे, क्षेत्र में संशोधित हो गए। फिर देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, नया ये आया 1989 में। 1989 में अनुसूचित जाति और जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम आया। इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें उत्पीड़न की परिभाषा को रेखांकित किया इस एक्ट में, कि उत्पीड़न क्या है और किस तरह से हो सकता है। इस एक्ट में इसके प्रावधान किए गए, और इससे भी देखो, इसका भी एक संशोधन हुआ है 2015 में। इस एक्ट को 2015 में संशोधित किया गया है, और इसके कुछ प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है, ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, समुदाय के जो लोग हैं, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार हो, किसी भी स्तर पे नहीं हो, और जो व्यवहार कर रहा है, अस्पृश्यता का पालन कर रहा है, या उसको कहीं न कहीं जायज़ ठहरा रहा है, तो वो दंडित हो सके। तो 2015 में इस कानून को क्या कर दिया गया है? संशोधित कर दिया गया है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी कानून की इम्प्लीमेंट करने के लिए 1995 में, यानी 1989 वाले एक्ट की अनुपालना में 1995 में क्या हुआ है? एक नियमावली का निर्माण किया है। एक नियमावली का निर्माण हुआ है जिसमें कुछ नियम बातें लिखी हुई हैं कि ये नियम और जो बातें हैं, या ये नियम हैं, इन नियमों को तोड़ने पर क्या माना जाएगा? छुआछूत माना जाएगा, या इन नियमों का पालन नहीं करने पर भी क्या माना जाएगा?
छुआछूत माना जाएगा। 2015 में तो इसको और भी व्यापक बनाया गया है। 95 के संशोधन नियमावली बनने के बाद में 2015 में देखो 2-3 चीज़ें इसमें और शामिल कर ली गई हैं कि आप किसी व्यक्ति के यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति है तो उसके गले में आप माला डालते हो चप्पलों की, वो भी किस में आएगी, उत्पीड़न की श्रेणी में आएगी, वो भी छुआछूती माना जाएगा। आप उसके बाल मुंडन करते हो, उसके सर के दाढ़ी मूछें इस तरह से काटते हो, आप बेइज्जत करते हो। अनुसूचित जाति और जनजाति की किसी महिला को आप देवदासी प्रथा के नाम पे उसको आप देवदासी बनाते हो, तो इस तरह के सारे प्रयास किस में आएंगे, उत्पीड़न में आएंगे, और वो सारे के सारे किस में समझे जाएंगे, छुआछूत में समझे जाएंगे। तो इस तरह के जो प्रावधान हैं वो इसमें किए गए हैं, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो अपराध हैं, अस्पृश्यता को उन्मूलन के लिए जो प्रयास सरकार ने किए हैं वो काफ़ी हद तक सकारात्मक रूप से हमें दिखाई भी पड़ते हैं, और काफ़ी हद तक हमें कह सकते हैं कि इसमें इस तरह के जो मामले हैं उनमें कमी आई है। तो मैं समझता हूं कि अनुच्छेद 17 के प्रावधान है वो आप ठीक से समझ पाए होंगे, और प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से इसमें जो सवाल बनने की गुंजाइश है वो यही है कि अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 17 सीधा सा आंसर आएगा। और एक ये एक्ट यहाँ पे जो ध्यान देना है आपको, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, अब इसका जो प्रारंभिक नाम था अब इसका नाम क्या हो गया है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये मोटे तौर पे हमें याद रखना है। तो समझ पा रहा हूँ कि आज का जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद 17, और इसके जो प्रावधान थे वो आप ठीक से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।